नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए स्टडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस का जो प्रीलिम्स है बहुत अधिक नज़दीक आ गया है। तो ऐसे टाइम पीरियड के अंदर पीवाईक्यू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं आपकी तैयारी का, ठीक है? तो ऐसे टाइम पीरियड के अंदर यदि आपको 500 क्वेश्चन मिल जाते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप प्रीलिम्स देने वाले हैं उनमें कहाँ पर आपको कैसे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 43 पार्ट आ चुके हैं, ये इसका 44वां पार्ट है, यानी कि 430 जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो चुके हैं। आज ये 44वां पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। पहला जो कथन है कि भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय होता है। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है और ये 5 सदस्यीय निकाय नहीं, ये 3 सदस्यीय निकाय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये 3 सदस्यीय होता है, ना कि ये 5 सदस्यीय, ठीक है? तो पहला कथन जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं, ये चुनाव आयोग करता है, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तीसरा क्या है कि चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, तो बिल्कुल सही है। तो तीसरा कथन सही है, 1 और 2 गलत हैं और हमसे सही पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाता है? केवल 3। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 2016 में आया था कि वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं, इन 3 कथन के बारे में पता लगाते हैं कि इनमें से कौन-कौन सा सही है। पहला क्या है कि समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह 2017 में प्रभावी हो गया। देखिए 2017 में नहीं, ये 2016 में प्रभावित हुआ था और हस्ताक्षर 196 देशों ने किए थे, ठीक है? तो पहला कथन जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा क्या है कि समझौते का जो उद्देश्य था वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना, ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो। तो ये बिल्कुल सही है, यही उसका उद्देश्य था। तीसरा कथन क्या कह रहा है? विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और मदद करने के लिए वर्ष 2020 से प्रति वर्ष $1000 बिलियन दान देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक जीरो फालतू में बढ़ाई गई है, ये $100 बिलियन है। ये गुमराह करने वाली बात है। ऐसे ही यूपीएससी और पीसीएस गुमराह करते हैं और यदि ये विकसित देशों ने देख लिया तो वो भी गुमराह हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे, यानी कि परेशान हो जाएंगे। इतना तो हमने नहीं बोला था, हमने तो सिर्फ 100 बिलियन के लिए ही बात की थी। ये तो जो है गलत कर रही है यूपीएससी, ठीक है? तो यूपीएससी इसने गलत किया है, यह तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है। पहला कथन भी गलत हो जाता है, दूसरा सही है, तो हम भी केवल 2 लगाते हैं। विकसित देशों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम 100 बिलियन की ही बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो वो किन के अंदर है? शोषण विरुद्ध अधिकार की बात करें, बात हम कर रहे हैं मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार में जो पार्ट दिए गए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, सैद्धांतिक उपचार का अधिकार दिया गया है और समता का अधिकार दिया गया है। देखिए शोषण की बात करें तो वो आता है 23 और 24 अनुच्छेद के अंदर, ठीक है? क्योंकि 12 से 35 के अंदर ये सभी आते हैं, तो ये आते हैं 23 और 24 के अंदर। स्वतंत्रता की बात करें तो वो आता है 19 से 22 के अंदर। सैद्धांतिक उपचार की बात करें तो वो 32 अनुच्छेद की बात है और समता का अधिकार 14 से 18, ठीक है? और बात हो रही है पर छुआछूत के अस्पृश्यता की, तो वो आता है 17 अनुच्छेद के अंदर। तो कहाँ पर होगा? समता के अधिकार के अंदर। तो आंसर क्या है? आंसर है डी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण में सम्मिलित होता है और वो पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो वो किसके कारण प्रस्तुत किया जाता है? श्रीलंका की संसदीय परंपरा के कारण, या अनुच्छेद 112, 110 के कारण, अनुच्छेद 113 के कारण, वो किसके कारण दिया जाता है? आइए चेक कर लेते हैं। देखिए वृहद आर्थिक ढांचा विवरण एक बजट है जिसमें केंद्रीय बजट के समय राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 के 5 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है
ठीक है? कभी बार क्या होता है हम 112 लगाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे ही यूपीएससी घुमाती है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है क्रिएट किए जाते हैं जो आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान पूछा गया है, आंसर तो इसका 112 है। फिर वहाँ पर क्या होगा, फिर 112 नंबर नहीं आएँगे, वहाँ पर केवल 12 ही मिलते हैं और वो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करने का है, 112 लेके आने हैं, तो 112 ऐसे ही होंगे, आंसर 112 नहीं देना है, नंबर 112 लेके आने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के साथ अर्थव्यवस्था की विकसित यानी कि विकास संभावनाओं का आंकलन शामिल है। इसमें अपेक्षित जीडीपी विकास दर, केंद्र सरकार के राजकीय संतुलन, अर्थव्यवस्था, बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल है। प्रतिवर्ष वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है। कैसे, वो इस अंक के अंदर क्या-क्या है वो देख लेते हैं। देखिए एफआरबीएम अधिनियम 2003 द्वारा अनिवार्य जो दस्तावेज है उसके अंदर वृहत आर्थिक ढांचा का विवरण होता है, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण होता है और मध्य अवधि की राजकोषीय नीति विवरण होता है, मध्य अवधि व्यय रूपरेखा विवरण होता है। ठीक है? आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर स्पष्ट आपको पता चल ही चुका है, आंसर है इसका डी। आइए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? कहाँ से अनुमान हम लगा सकते हैं? तो वो क्या विधानमंडल द्वारा सरकार है? देखिए विधानमंडल सरकार नहीं भी हो सकती है। आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पर क्या है राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पर चलते हैं, विधान तो वहाँ पर भी है, ठीक है? तो ए ऑप्शन तो हो जाता है गलत। दूसरा क्या है? लोकप्रिय सरकार। देखिए ऐसा नहीं भी हो सकता कि लोकप्रिय सरकार बने, ऐसा हो सकता है कि जो बहुदलीय जो सरकार है, मान लो काफ़ी सारे जो दल हैं मिलके सरकार बना लें, तो लोकप्रिय दल का सरकार भी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? बहुदलीय सरकार। आप चाइना में देख लीजिए, वहाँ पर कितनी पार्टियाँ हैं, एक एक ही पार्टी है, वहाँ पर अन्य पार्टियाँ तो है ही नहीं, संविधान तो वहाँ पर भी है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। चौथा क्या है? वो हमारा ऑप्शन है, सीमित सरकार। देखिए हमें क्या दिया गया है? संविधान के अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं। यानी कि सरकार यदि हमारे साथ कुछ गलत करने का प्रयास करेगी तो मूल अधिकार उसको रोक देते हैं, यानी कि सरकार के कार्य को सीमित करते हैं। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? सबसे सही जो सटीक है वो है सीमित सरकार। तो आंसर क्या हो जाता है? डी इसका आंसर हो जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसका आंसर डी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? वो सभी जानते हैं कि किसके अंदर ये सब चीज़ें दी गई हैं, चौथे पार्ट के अंदर ये सब चीज़ें दी गई हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को वैसा करना चाहिए, राज्य को ये चीज़ लागू करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, इससे कल्याण होगा। राज्यकर्ता कुछ है नहीं है, बस कुछ चीज़ें की जाती हैं, पूर्णतः लागू नहीं होता है क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाता है? ए इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका के बारे में जानना है तो पहले उद्देशिका के बारे में ही जान लेते हैं हल्का-सा। देखिए, केशवानंद भारती के जो 1973 में हुआ था, अब उसको 50 साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि केशवानंद भारती के ऊपर क्वेश्चन आ जाए क्योंकि उसको 50 साल हो चुके हैं। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये कब कहा गया था? केशवानंद भारती केस के अंदर कहा गया था। प्रस्तावना व्यक्तियों के उद्देश्य और आकांक्षाओं को निर्धारित करती है और अन्य संविधान के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। यह निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से कानूनी प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे कानून के न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाता है कि एक संविधान का भाग तो है, मगर किंतु इसे उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो आंसर इसका डी है, यानी कि उसके विभागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रह जाता है। तो आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्विष्ट प्रावधानों के संबंध में निबंधों पर विचार करना है और जानना है कि इनमें से कौन-कौन सा सही है जो 3 कथन दिए गए हैं। पहला क्या है कि वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, मूल अधिकार नहीं है कि परिवर्तनीय होंगे। अभी मैंने आपको बताया है, इतने तथ्यों की बात कर रहा है ये, ठीक है? बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है हमें, तो पहला कथन गलत। दूसरा क्या है कि मैं किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, बिल्कुल है। ऐसा होता तो यहाँ पर स्वर्ग हो जाता। लेते हैं ना हिंदू के अंदर सबके अंदर की जन्नत, स्वर्ग, तो वो सब बन जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कल्याण के लिए बातें बोली गई हैं, इस तरह के अनुच्छेद वहाँ पर हैं। तो दूसरा सही है। तीसरा क्या है
किस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे? तो कानून बनाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं कि राज्य को किस तरह कानून जनता के लिए बनाने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं राज्य सरकार, वो सब इसके अंदर दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा सही है, सही चुनना है तो आंसर डी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो जान लेते हैं हुंडी के बारे में कि ये है क्या। देखिए ये क्या है, हुंडी एक वित्तीय साधन है जो व्यापार और ऋण लेन-देन में उपयोग के लिए मध्यकालीन भारत में विकसित हुआ था। उपयोग क्या किया जाता है? प्रेषण उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जो हम यूपीआई की बात करते हैं ना, वो उस टाइम पे ये यूपीआई था। क्रेडिट उपकरणों के रूप में पैसे उधार लेने की बात चल रही है, ठीक है? व्यापार लेन-देन, विनिमय बिल के रूप में बात चल रही है, तो आंसर क्या हो जाता है कि ये एक विनिमय पत्र है, तो आंसर इसका सी हो जाता है। तो हमारे ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप हमसे कुछ अन्य प्रकार की वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।